क्या सच में दलितों और महिलाओं को 1950 से पहले शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था? वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने भीमराव के उपनाम सकपाल को बदलकर अंबेडकर लिखने में भीमराव अंबेडकर की मदद की थी, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और विदेश से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक, चिकित्सा में एमडी की डिग्री हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। उनकी माता सत्यवती मछुआरा समुदाय से आती थी। मिथिला के राजा के द्वारा आयोजित एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में उन्होंने महान ऋषि याज्ञवल्क्य को भी गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर चुनौती दी थी। अब बताइए कि इनको पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया और ब्राह्मण ने इनको क्यों नहीं रोका? इस सर्वे के बाद अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गए कि तत्कालीन भारत में शिक्षा का स्तर कई यूरोपीय देशों से भी ऊपर था। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में शूद्रों और अन्य तथाकथित निचली जातियों के छात्रों की संख्या लगभग 60 से 71% के बीच थी। ये वही लोग फैला रहे हैं जिन्हें भीमराव अंबेडकर के नाम से बेहद नफरत थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं रवि उप्रेती, देवभूमि उत्तराखंड से स्व मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज एक ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा पर तथ्य रखने वाला हूं जिसे लगभग 70 सालों से लगातार रोज झूठ बोला जा रहा है। क्या सच में दलितों और महिलाओं को 1950 से पहले शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था? क्या सच में 1950 के बाद ही दलितों और महिलाओं को पढ़ने और लिखने की अधिकार प्राप्त हुआ था? मैं आज इस फर्जी दावे पर कुछ तथ्य प्रस्तुत करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं भीमराव रामजी अंबेडकर की। भारत के महान अधिवक्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और वो राजनीतिज्ञ भी थे। उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार, आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया। इतिहासकारों और उपलब्ध स्रोतों के अनुसार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के शिक्षक कृष्णाजी केशव राम अंबेडकर थे। कई जगह उन्हें महादेव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने भीमराव के उपनाम सकपाल को बदलकर अंबेडकर लिखने में भीमराव अंबेडकर की मदद की थी। नंबर 2, जगजीवन राम बाबू, जिन्होंने 1931 में ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। नंबर 3, मसूरिया दिन पासी, जिन्होंने हाई स्कूल 1924 में कर लिया था। वे प्रसिद्ध व्यवसायी थे। नंबर 4, किशन फागू बंसोड़े, जो नागपुर के एक प्रसिद्ध दलित कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे। उन्होंने मूक नायक से पहले निराश्रित हिंद नागरिक जैसे समाचार पत्र निकाले और शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार के अहम भूमिका निभाई। मेघानंद शाह ये भी उन शुरुआती दलित छात्रों में से एक थे जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और विदेश से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। जोगेंद्र नाथ मंडल की शिक्षा के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार उन्होंने उच्च शिक्षा बीए बरिसाल के ब्रजमोहन कॉलेज से प्राप्त करी। इसके बाद उन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त करी। आइए अब हम बात करते हैं 1950 से पहले महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक, जिन्होंने दलित और वंचित वर्गों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए
1848 में अलग से स्कूलों की शुरुआत करी। आनंदीबाई जोशी 1886 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया महिला चिकित्सालय महाविद्यालय से चिकित्सा में एमडी की डिग्री हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। पंडिता रमाबाई संस्कृत और धर्मशास्त्र में उन्होंने असाधारण ज्ञान के कारण पंडिता और सरस्वती की उपाधि पाने वाली वो पहली महिला बनी। उन्होंने 1881 में आर्य महिला सभा बनाई और विधवाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी चिकित्सा शिक्षा में उन्हें स्वर्ण पदक जीतने वाली मद्रास मेडिकल कॉलेज की सर्जरी विभाग में दाखिला लेने वाली पहली महिला छात्रा के रूप में जाना जाता है। बाद में वो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली महिला सदस्य बनी, विधायक बनी वो। चलिए अब बात करते हैं पुरातन दलित समाज से आए ऋषियों की, भगवानों की और संतों की। सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता कहलाए। कई परंपराएं उन्हें वंचित समुदायों के लिए प्रेरणा पुरुष मानती हैं। वेद व्यास जी, जो कि महाभारत के रचयिता माने जाते हैं, उनकी माता सत्यवती मछुआरा समुदाय से आती थी। सत्यकामा जबाला, जिनकी वंशावली स्पष्ट नहीं होने के बावजूद भी उन्हें वैदिक शिक्षा मिली और ऋषि के रूप में सम्मान भी प्राप्त हुआ। रविदास, भक्ति आंदोलन के महान संत हुए रविदास, जिन्हें चर्मकार समुदाय से माना जाता है। नंदनर, तमिल भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध संत हुए। चलिए अब बात करते हैं पुरातन भारत की महिलाओं की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी थी। प्राचीन भारत में महिलाओं को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इस काल में कई विदुषियों, महिलाओं, विद्वानों ने वेदों, दर्शनों और शास्त्रों में महारत हासिल करी और ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना भी की थी। सबसे पहले बात करते हैं गार्गी की। ये ब्रह्मवादिनी थी और वेद शास्त्रों की महान ज्ञाता थी। मिथिला के राजा के द्वारा आयोजित एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में उन्होंने महान ऋषि याज्ञवल्क्य को भी गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर चुनौती दी थी। मैत्रेयी, ये महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और एक प्रसिद्ध प्रख्यात दार्शनिक थी। वे सांसारिक मोह माया से परे ज्ञान और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती थी। लोपमुद्रा, ये अगस्त ऋषि की पत्नी और एक विदुषी थी। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में लोपमुद्रा और महर्षि अगस्त के बीच ज्ञानवर्धक संवाद दर्ज है। अपाला, ऋग्वेद के अनुसार ये अत्रि ऋषि की पुत्री थी। इन्होंने स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करी। घोषा, ये महर्षि दीर्घतमस की पुत्री और अश्विन कुमारों की उपासक थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उनके द्वारा रचित 2 प्रसिद्ध सूक्त मिलते हैं। बस अब सवाल यह है कि अगर 1950 के बाद से कथित रूप से दलित और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया गया, तो ये सभी लोग, जिनमें प्रसिद्ध दलित विद्वान और महिलाएं भी शामिल हैं, जो 1950 से दशकों पहले से शिक्षा के क्षेत्र पर कार्य भी कर रहे थे और ना ही केवल पढ़ रहे थे बल्कि उच्च शिक्षाएं प्राप्त कर रहे थे। अब बताइए कि इनको पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया और ब्राह्मण ने इनको क्यों नहीं रोका? भारत में शिक्षा पर केवल उच्च जातियों का अधिकार वाली बात पूर्णतः झूठ है, जो अंग्रेजों द्वारा पेश की गई मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इस सर्वे के बाद अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गए कि तत्कालीन भारत में शिक्षा का स्तर कई यूरोपीय देशों से भी ऊपर था, जो मूलतः गुरुकुल शिक्षा पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा रही थी और जहां हर जाति वर्ग के लोग यहां न केवल समान शिक्षा प्राप्त कर रहे थे बल्कि कई कथित सूद वर्ण के अध्यापक भी शिक्षा प्रदान कर रहे थे, जिससे सिद्ध होता है कि शिक्षा में जाति भेदभाव नहीं था। और ये सारी कहानियां अंग्रेजों और उनके चाटुकारों के बाद में वामपंथियों द्वारा रची गई। इस विषय को समझने के लिए तत्कालीन अंग्रेज द्वारा पेश की गई मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
शिक्षा पर मद्रास प्रेसिडेंसी की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नर सर थॉमस मुनरो 1822 से 1825 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। थॉमस मुनरो सर्वेक्षण 1822 और 1825 के मुख्य निष्कर्ष के अनुसार मद्रास प्रेसिडेंसी में शिक्षा का स्तर काफी व्यापक था। उस समय हर गांव में एक स्कूल होने की अवधारणा प्रचलित थी। सामाजिक समावेशन के आधार पर इस रिपोर्ट ने उस समय औपनिवेशिक धारणा को चुनौती दी थी। नामांकन और विविधता रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में शूद्रों और अन्य तथाकथित निचली जातियों के छात्रों की संख्या लगभग 60 से 71% के बीच थी। शिक्षक वर्गों के रिपोर्ट के अनुसार छात्रों की तरह ही स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी भारी संख्या में गैर ब्राह्मण थे। तो बात यह है कि भारत में दलितों अथवा महिलाओं को शिक्षा अधिकार 1950 के बाद मिला, यह दावा पूरी तरह से गलत है। हम आदिकाल से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, जहां हर वर्ग और वर्ण के आने वाले व्यक्ति को शिक्षा का समान अधिकार पहले से ही भारत में मौजूद था और दिया जा रहा था। तो फिर बात आती है कि जो आज की डेट में ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि 1950 के बाद दलितों को, महिलाओं को भारत में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया, ये कौन लोग फैला रहे हैं? ये वही लोग फैला रहे हैं जिन्हें भीमराव अंबेडकर के नाम से बेहद नफरत थी। ये वही लोग फैला रहे हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए दो कुत्सित प्रयास किए, और आज ये लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत में हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने इतिहास के पन्नों को खोलकर आप लोगों के सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए कि कैसे वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। मैकाले का वो स्टेटमेंट कि हम भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहते हैं जो देखने पर तो भारतीय लगे, लेकिन बुद्धि से, रुचि से, संस्कारों से, संस्कृति से अंग्रेज हो जाएं। सर थॉमस मुनरो, जिन्होंने 1822 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट सन 1826 में मद्रास प्रेसिडेंसी रिपोर्ट के रूप में सम्मिलित की। उस रिपोर्ट में सर थॉमस मुनरो स्वयं मानते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत की शिक्षा व्यवस्था यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था से कहीं अत्यधिक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ है। और आप यहां पर उनका इससे भी बड़ा षड्यंत्र देखें। 30 साल बाद 1858 में मैकाले भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बदलाव करता है और भारत में यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था को लागू करता है। भारत में 7,32,000 गुरुकुलों को बंद किया जाता है, जिसका प्रभाव आज भारत की शिक्षा नीति से देखा जा रहा है। गरीबों के लिए शिक्षा पाना अत्यधिक कठिन और दुर्लभ हो गया है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया, इसका एक उदाहरण यह है कि गांव के सरपंचों के द्वारा 2 भाइयों का बंटवारा सरपंच द्वारा किया जाता था और दोनों भाइयों के द्वारा सहसम्मति से उस निर्णय को स्वीकार किया जाता था। लेकिन आज कानून व्यवस्था मैकाले के द्वारा जो कानून व्यवस्था जो परिवर्तित की गई, उसका परिणाम यह है कि कानून व्यवस्था सबसे अत्यधिक लचर है। गरीब इंसान के लिए न्याय पाना बहुत अत्यधिक कठिन हो चुका है। न्याय पाने के लिए आम आदमी न्यायालय की दहलीज पर ठोकरें खा रहा है। न्यायपालिका पर इतना ज्यादा बोझ है कि फाइलों का अंबार लगा हुआ है। मेरा प्रयास सदैव आप लोगों तक सत्य पहुंचाने का रहेगा, और इस सत्य को पहुंचाने के लिए मुझे अथाह मेहनत करनी पड़ती है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं हूं रवि उप्रेती, देवभूमि उत्तराखंड से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।